तारीख थी 23 जून 2018। दिन के लगभग 1 बजे दिल्ली के कैंट मेट्रो रोड पर एक महिला की खून से लथपथ डेड बॉडी मिलती है। जहां पर इस महिला की लाश मिली हुई थी वह एरिया आर्मी कैंटोनमेंट के बेहद करीब थी, जिसके कारण हड़कंप मच जाती है। शुरुआती जांच में तो महिला की लाश की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन जब इस लाश की पहचान होती है तो पूरे पुलिस फोर्स में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि मरने वाली महिला बेहद ही हाई प्रोफाइल की थी। जिसके बाद पुलिस इस केस की बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और फिर इसके बाद इस केस में जो खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। तो आखिर मरने वाली महिला कौन थी, आखिर कातिल कौन था और क्यों उसने मारा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैंट मेट्रो स्टेशन के सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर एक खून से लथपथ महिला की तरफ पड़ती है, जिसके बाद इस मामले के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है। पुलिस तुरंत ही पहुंचकर इस मामले की खोजबीन करनी शुरू कर देती है। पहली नजर में देखने पर लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है, जिसके कारण पुलिस वाले हिट एंड रन का केस बनाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हैं। जिसके बाद उस स्थान पर फोरेंसिक टीम को बुलाई जाती है। जिसके बाद फोरेंसिक टीम वाले बोलते हैं कि ये केस हिट एंड रन का केस नहीं है, बल्कि पहले इस औरत की हत्या कर देने के बाद इस केस को एक्सीडेंट की रूप देने की कोशिश की गई है। दरअसल जब फोरेंसिक टीम मृत महिला की शरीर की जांच करती है तब उन्हें मृत महिला के शरीर के गर्दन पर चाकू के गहरे निशान दिखाई देते हैं। जिसके बाद फोरेंसिक टीम वाले समझ जाते हैं कि महिला को पहले धारदार हथियार से काटा गया है और फिर इसके बाद इसके शरीर पर गाड़ी चढ़ाया गया है। पुलिस को लगती है कि यह हत्या, रॉबरी और सेक्सुअल असॉल्ट से भी हो सकती है, जिसके कारण पुलिस इस तरीके से भी इस केस की जांच करती है। मगर जांच करने पर किसी भी तरह के रॉबरी और सेक्सुअल असॉल्ट की कोई भी सबूत नहीं मिलती है। बाकी उस महिला के पास एक भी ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं थी जिसके अंतर्गत उसकी पहचान हो सके। इसके बाद पुलिस वाले इस महिला की पहचान करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर कई घंटे बीत जाते हैं। इसके बावजूद भी इस महिला की पहचान नहीं हो पाती है। हालांकि दूसरे पुलिस स्टेशन में भी इस महिला की मृत तस्वीरें भेज दी जाती है ताकि जल्द से जल्द इस मृत शरीर की पहचान हो सके। इसी के बाद पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं, तभी नारायणा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मेरी पत्नी दिन के ही निकली हुई है, मगर अभी तक वह घर नहीं आई है। व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद उस मृत महिला की फोटो दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद वह व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पुलिस वालों को बोलता है कि यही तो मेरी पत्नी है। शिकायत लेकर आया हुआ व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वह इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी थे और जिस मृत महिला की उन्होंने पहचान की थी वो उनकी पत्नी थी, जिनकी नाम शैलजा द्विवेदी थी। शैलजा द्विवेदी पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी और उनकी शादी कुछ वर्ष पहले ही इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी से हुई थी और इनका 6 साल का एक बच्चा भी था। पहले शैलजा द्विवेदी अपने पति के साथ कहीं दूसरे जगह पर रहती थी, मगर हाल ही में ही इनकी पति के ट्रांसफर दिल्ली में हो गई थी, जिनके कारण ये सभी लोग दिल्ली में ही रह रहे थे। शैलजा द्विवेदी दिखने में काफी खूबसूरत भी थी और उन्होंने कई ब्यूटी कंपटीशन में भी भाग ली हुई थी। लाश की पहचान मेजर की पत्नी के तौर पर होने के कारण ये मामला और भी हाई प्रोफाइल की हो जाती है। दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और जल्द से जल्द ही इस हत्या की जानकारी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। पूछताछ की सिलसिला सबसे पहले शैलजा द्विवेदी की पति अमित द्विवेदी से ही की जाती है। अमित द्विवेदी बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले ही उनकी पत्नी की एक छोटी सी एक्सीडेंट हुई थी, जिसके कारण उनके पैर में चोट लगी हुई थी और वो इसके इलाज के लिए दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज कराया करती थी, जहां से उन्हें कुछ हफ्ते फिजियोथेरेपी की भी जांच कराने की कही गई थी। अमित द्विवेदी अपने बयान में बताते हैं कि शैलजा पहले कुछ दिनों से लगातार इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आ रही थी। रोज की तरह ड्राइवर ने शैलजा को फिजियोथेरेपी कराने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के गेट पर ड्रॉप किया था और जब कुछ देरों बाद ड्राइवर शैलजा द्विवेदी को लेने के लिए आर्मी हॉस्पिटल पहुंचा, तब वहां से उसे मालूम पड़ी कि आज तो शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए आई ही नहीं है, जिसके बाद ये जानकारी अमित द्विवेदी को देता है। इसके बाद अमित द्विवेदी शैलजा के मोबाइल नंबर पर
फोन करते हैं मगर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। जिसके बाद अमित द्विवेदी शैलजा के दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भी कॉल करते हैं मगर कहीं से भी शैलजा की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। इसी के बाद अमित द्विवेदी भागते हुए नारायणा पुलिस स्टेशन आते हैं जहां पर वह फोटो के माध्यम से अपनी पत्नी की पहचान करते हैं। बाद में अमित द्विवेदी को अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर शैलजा द्विवेदी की लाश रखी हुई थी। लाश की पूरी तरह से पुष्टि हो जाने के बाद पुलिस वाले अमित द्विवेदी से पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है। जिसके बाद अमित द्विवेदी एक ऐसी व्यक्ति की नाम धरते हैं जिसे सुनने के बाद सभी लोग सन्न रह जाते हैं क्योंकि अमित द्विवेदी किसी और का नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के ही एक और मेजर का नाम लेते हैं क्योंकि वह काफी समय से शैलजा द्विवेदी को परेशान कर रहा था। मेजर अमित द्विवेदी ने जिस व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या की शक जताया हुआ था उस व्यक्ति का नाम था मेजर निखिल रॉय हांडा। जिसके बाद जब पुलिस निखिल रॉय हांडा के बारे में जानकारी निकलवाती है तब मालूम पड़ती है कि इनकी पोस्टिंग तो मेरठ बेस कैंप में ही हुई है। सीसीटीवी में ये साफ दिखाई दे रही थी कि जैसे ही शैलजा द्विवेदी अपने गाड़ी से उतरती है तभी दूसरी तरफ से एक होंडा सिटी कार आकर रुकती है जिसमें से एक व्यक्ति निकलता है और कुछ देरों तक शैलजा से बात करने के बाद वो दोनों उसी कार में बैठकर जाने लगते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले जांच को आगे बढ़ाने से पहले उस हॉस्पिटल में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं। कार से निकले उस व्यक्ति की पहचान मेजर अमित द्विवेदी निखिल रॉय हांडा के तौर पर करते हैं। मेजर निखिल की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन हिस्ट्री से मालूम पड़ती है कि जिस समय शैलजा द्विवेदी की लाश सड़क पर पड़ी हुई थी उससे थोड़े समय पहले शैलजा द्विवेदी और मेजर निखिल हांडा की लोकेशन एक ही जगह थी और इसी दिन यानी 23 जून 2018 को सुबह के 10 बजे से 12 बजे के बीच इन दोनों के बीच काफी सारे बातें भी हुई थी। इसके बाद पुलिस वाले मेजर निखिल हांडा की तलाश करनी शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन यानी 24 जून 2018 को दिल्ली पुलिस के कुछ काबिल ऑफिसर के साथ 6 टीमें बनाई जाती है और उन्हें जल्द से जल्द मेजर निखिल हांडा की तलाश करने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगह पर छापामारी करती रहती है मगर कहीं से भी मेजर हांडा की उपस्थिति नहीं मिलती है। जो कि निखिल हांडा की पोस्टिंग मेरठ में हुई थी तो दिल्ली पुलिस दिल्ली से लेकर मेरठ तक के सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एक सीसीटीवी कैमरा में वही कार दिखाई देती है जो आर्मी हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस मेरठ के लिए निकल जाती है। इधर पुलिस के खोजबीन से ये मालूम पड़ती है कि मेजर हांडा के पास एक और मोबाइल फोन है जिसकी नंबर चंद लोगों के पास ही है। जिसके बाद पुलिस वाले अब इसी नंबर को ट्रेस करते हुए मेरठ के आर्मी कैंप तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद मेरठ में पुलिस वालों को जानकारी दी जाती है कि अभी चंद कुछ समय पहले ही मेजर हांडा निकले हुए हैं। जिसके बाद पुलिस वाले अब उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जिस रास्ते पर मेजर हांडा निकले हुए थे। जिसके बाद पुलिस वालों को कुछ ही दूरी पर मेजर हांडा की कार दिखाई देती है। जिसके बाद पुलिस वाले उस कार के पास पहुंचकर फाइनली मेजर हांडा को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद पूरी कागजी कार्रवाई कर लेने के बाद दिल्ली पुलिस मेजर हांडा को लेकर दिल्ली चली आती है। जिसके बाद इस केस के बारे में पूछताछ शुरू की जाती है। पहले पूछताछ में तो निखिल हांडा शैलजा द्विवेदी को पहचानने से इनकार कर देता है मगर जब पुलिस वाले मेजर हांडा को सारी सबूतें दिखाते हैं तब वह एक एक करके सारी राज उगलना शुरू कर देता है। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक शैलजा द्विवेदी से उनकी मुलाकात पहली बार 2015 में हुई थी जब मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी। यहाँ पर मेजर हांडा अकेले रहा करते थे जबकि अमित द्विवेदी अपने पूरे फैमिली के साथ रहा करते थे। साथ में काम करने के कारण दोनों मेजर के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी जिसके कारण अमित द्विवेदी एक दिन निखिल हांडा को अपने घर ले आते हैं। जिसके कारण यहीं पर मेजर हांडा की पहली मुलाकात शैलजा द्विवेदी से होती है। बीतते समय के साथ शैलजा द्विवेदी और निखिल हांडा दोस्त बन जाते हैं जिसके कारण कभी कभी इनकी मुलाकातें हो जाती थी मगर इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब ये दोनों फोन पर ही वीडियो कॉलिंग बात करने लगते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शैलजा द्विवेदी मेजर निखिल को तब वीडियो कॉल किया करते थे जब अमित द्विवेदी ड्यूटी पर चले जाते थे। शैलजा द्विवेदी अपने पति को इस बात की भनक भी नहीं लगने देती थी कि वह मेजर निखिल हांडा से बात करती है। इन दोनों के बीच ये सिलसिला 2015 से 2018 के बीच चलता रहता है मगर जब एक दिन ये दोनों वीडियो कॉल
कॉलिंग बात कर रहे थे तभी शैलजा द्विवेदी को अमित द्विवेदी रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये सब देखने के बाद अमित द्विवेदी शैलजा द्विवेदी को काफी डांटते हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच काफी झगड़े भी होते हैं। जिसके बाद अमित शैलजा द्विवेदी को बोलते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी निखिल हांडा से बातें नहीं करोगी। और अमित द्विवेदी निखिल हांडा से भी मुलाकात करके बोलते हैं कि आज के बाद तुम शैलजा से कोई भी बातें नहीं करोगे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। निखिल हांडा के बयान के मुताबिक इस बात के बाद इन दोनों के बीच बातें होनी बंद हो जाती है, मगर फिर कुछ समय बाद दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। इस घटना के कुछ महीने बाद यानी 2018 में अमित द्विवेदी की ट्रांसफर दिल्ली हो जाती है, जिसके कारण अमित द्विवेदी अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली चले आते हैं और आर्मी क्वार्टर में ही रहने लगते हैं। जिस समय शैलजा को अमित द्विवेदी ने वीडियो कॉल करते हुए पकड़ा था, उस दिन के बाद से शैलजा द्विवेदी निखिल से बात तक भी नहीं करती थी, मगर निखिल के जोर देने के बाद वह फिर से निखिल से बात करना शुरू कर देती है। निखिल के बयान के मुताबिक अब शैलजा द्विवेदी निखिल को इतना रिस्पॉन्स नहीं देती थी। मई महीने में तो ऐसा हो जाता है कि अब शैलजा द्विवेदी निखिल के कॉल को इग्नोर करने लगती है। इस सब के बावजूद भी निखिल हांडा शैलजा द्विवेदी को कॉल करना बंद नहीं करता है और अब वह शैलजा पर अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़ने की दबाव बनाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्ही से ही शादी करूंगा। कमाल की बात तो ये थी कि निखिल हांडा पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। इसके बावजूद भी वह शैलजा द्विवेदी पर शादी करने की जोर कसने लगता है। 2018 के जून महीने में अब कुछ ऐसा होने लगता है कि शैलजा द्विवेदी निखिल के फोन को उठाना बंद कर देती है, मगर जून महीने में ही शैलजा द्विवेदी की एक छोटी सी एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके कारण आर्मी हॉस्पिटल में उन्हें इलाज के लिए भेजा जाता है। इस बात की खबर निखिल हांडा को भी लगती है, जिसके बाद वह बीमारी की बहाना बनाकर उस आर्मी हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराने लगता है, जहां पर शैलजा रोज फिजियोथेरेपी कराने के लिए आया करती थी। निखिल ने ऐसा इसलिए किया था कि इलाज के बहाने उसकी मुलाकात शैलजा से हो जाए, मगर उसकी ये चाल फीकी पड़ जाती है और शैलजा द्विवेदी से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। जिसके बाद निखिल अब एक नई चाल चलता है और अपने स्वस्थ बेटे को मरीज बनाकर जबरदस्ती उस हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। निखिल ने ऐसा इसलिए किया था कि वह बेटे के इलाज के बहाने अस्पताल में रुक सके और शैलजा द्विवेदी से मुलाकात कर सके। निखिल की ये चाल कामयाब भी हो जाती है और शैलजा द्विवेदी से उसकी मुलाकात हो भी जाती है। इस मुलाकात के बाद शैलजा फिर से निखिल के कॉल को उठाना शुरू कर देती है और फिर से इन दोनों के बीच बातें होना शुरू हो जाती है और फिर से इन दोनों के बीच बात होने के कारण निखिल हांडा शैलजा द्विवेदी पर शादी करने की दबाव डालने लगता है, जिस पर जब शैलजा द्विवेदी नहीं मानती है तब निखिल हांडा बोलता है कि ठीक है, तुम एक बार मुझसे आखिरी बार मिल लो, जिसके बाद मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा। इसी के बाद 23 जून 2018 को जब शैलजा द्विवेदी फिजियोथेरेपी सेशन के लिए अस्पताल आती है, तब वह अस्पताल में जाने के बजाय बाहर ही खड़ी रह जाती है। जिसके बाद निखिल हांडा अपनी कार लेकर आता है और उसी कार में वो दोनों बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ किलोमीटर तक चलने के बाद निखिल हांडा कार रोक देता है और फिर से इन दोनों के बीच कार के ही अंदर बातें होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर फिर से निखिल हांडा शैलजा द्विवेदी पर शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है। निखिल हांडा शैलजा द्विवेदी के लिए इतना पागल था कि वह कार में ही अपनी पत्नी को कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। इसके बाद निखिल भी शैलजा द्विवेदी को बोलता है कि तुम भी अपने पति से कहकर तलाक ले लो और फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। जिस पर शैलजा द्विवेदी बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और अगर तुमने मुझे कॉल करना बंद नहीं किया तो मैं तुम पर कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। जिसके बाद निखिल हांडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह शैलजा से बोलता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं रहोगी। और इसी के बाद वह चाकू निकालता है और शैलजा को गर्दन को पकड़कर बार बार उसके गर्दन पर वार करने लगता है। शैलजा द्विवेदी चाहकर भी निखिल के पकड़ से बाहर नहीं निकल पाती है और कार के अंदर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। शैलजा को मारने के बाद अब निखिल को ये डर सताने लगता है कि अब वह इस लाश को कहाँ छुपाए। जिसके बाद वह सोचता है कि अगर वह इस लाश को गाड़ी में लेकर ही चलेगा तो आगे जाकर पकड़ा जा सकता है। इसके बाद वह वहीं पर गाड़ी से लाश को नीचे पटक देता है और बार बार उसके शरीर पर
पर गाड़ी चढ़ाने लगता है ताकि यह हत्या एक्सीडेंट लगने लगे। शैलजा के लाश को पूरी तरह से कुचलने के बाद निखिल हांडा शैलजा द्विवेदी की फोन ले लेता है और कुछ दूरी पर जाकर वह उसके फोन को कचरे में डाल देता है। इसके बाद वह दिल्ली के उसी घर में जाता है जहां पर वह कई दिनों से ठहरा हुआ था। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले वह नहाने चला जाता है और फिर नहाने के बाद वह उसी आर्मी हॉस्पिटल के पास चला जाता है ताकि वहाँ की खबर ले सके। सब कुछ शांत देखने के बाद अब वह सबूत मिटाने की नियत से कार को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगता है, जो कि कार के टायर में और कार के अंदर काफी खून लगा हुआ था। तो जल्द से जल्द निखिल अब इस कार को धुलवाने की जुगाड़ में लग जाता है, मगर उसे डर सताने लगती है कि अगर वह इस कार को दिल्ली में धुलवाने जाता है तब वहां पर पकड़ा जाएगा, इसलिए वह मेरठ चला जाता है। निखिल हांडा को लग रहा था कि वह कार को धुलवाकर आराम से उसी आर्मी बेस कैंप में रह सकता है, मगर पुलिस के आगे निखिल हांडा की ये चाल फीकी पड़ जाती है और जल्द से जल्द ही वह पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। निखिल हांडा को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पुलिस वाले पूछताछ के साथ साथ सबूत जुटाने के भी काम करने लगते हैं। इसी सिलसिले में पुलिस वाले कार से उस 2 चाकू को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं जिस चाकू का इस्तेमाल शैलजा द्विवेदी की गला रेतने में की गई थी। इसके अलावा पुलिस वाले निखिल हांडा और शैलजा द्विवेदी की कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं, जिसमें मालूम पड़ती है कि पिछले 6 महीनों में निखिल हांडा ने 3352 बार कॉल किया था। इतना ही नहीं, जिस दिन शैलजा द्विवेदी की हत्या हुई थी उस दिन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वह लगातार शैलजा द्विवेदी को कॉल कर रहा था। जिसके बाद पुलिस वाले जब निखिल हांडा की गूगल हिस्ट्री चेक करती है तब उसमें मालूम पड़ती है कि निखिल हांडा ने कई बार हत्या के बारे में सर्च की है। इतना ही नहीं, सबूत को कैसे मिटाया जाता है ये भी निखिल हांडा ने सर्च की थी। इन सभी सबूतों से ये मालूम पड़ती है कि निखिल ने शैलजा की मर्डर की प्लान पहले ही कर ली थी। जांच में मालूम पड़ती है कि निखिल हांडा के पास 2 मोबाइल फोन थे, जिसमें कि एक मोबाइल फोन पर वह अपनी पूरी असली आईडी के साथ फेसबुक आईडी चलाता था और दूसरे से वह फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर चलाया करता था। उस फेसबुक आईडी में निखिल ने खुद को दिल्ली का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताया हुआ था और कई लड़कियों को भी फंसाया करता था। जिस दिन शैलजा द्विवेदी की हत्या किया उस दिन भी वह 2 लड़कियों के संपर्क में था। इसी के बाद निखिल हांडा अपने किए की सजा भुगत रहा है, मगर कोर्ट की तरफ से अभी इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वैसे आपके अनुसार इसे क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।